स्टूडेंट्स, तो बायट-सैवर्ट लॉ के कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं। स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से हमने बी का एक्सप्रेशन देखा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसी प्रकार एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हमने बी देखा तो वो आया था म्यू नॉट आई बाय 2 आर। आर्क के लिए भी देखा था तो थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पर कुछ एक इलस्ट्रेशंस लेते हैं ताकि बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन का आइडिया लगे हमें। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए क्वेश्चन होता फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी सेंटर ऑफ अ स्क्वायर लूप। ये मैंने एक स्क्वायर लूप लिया, करंट इसमें फ्लो करा दिया और इसका ईच साइड ए था, तो इसके सेंटर पर फील्ड निकालना है। ऐसे सिमेट्रिकल क्वेश्चंस में एक एडवांटेज होता है कि जैसे मैं कहूं स्क्वायर के 4 फाइनाइट साइड्स हैं, तो अगर मैं एक का भी निकाल लूं तो बाकी तीनों का आउट ऑफ सिमेट्री मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है, तो मेरी कैलकुलेशंस उससे काफी आसान पड़ जाती हैं। सोल्यूशन पर चलें तो ये वो स्क्वायर पोर्शन है, जो स्क्वायर कॉइल है जिसकी वजह से मैं फील्ड निकाल रहा हूं। इसका अगर मैं एक आर्म ये वाला कंसीडर करता हूं, इस आर्म की वजह से सी पे अगर मैं फील्ड की दिशा देखूं तो वो थंब वाला मेथड, थंब को करंट की डायरेक्शन में किया और ये इनवर्ड्स जा रहा है, तो इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड क्रॉस फील्ड होगी। एडवांटेज ये भी है कि अगर इस वायर का देखूं, इसमें मैं थंब करूं तो ये भी सर्कुलेशन अंदर जा रहा है, थंब की डायरेक्शन और ये कर्ल इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स मतलब इसकी वजह से फील्ड अंदर, इसी प्रकार इन दोनों की वजह से फील्ड अंदर होगा। एक और तरीका बताया था मैंने आपको कि अगर मेरा राइट हैंड कॉइल के अराउंड कर्ल हो सके, करंट के अलोंग कर्ल हो सके, तो थंब से भी मिल जाता है। उस आइडिया से भी ये देखिए, करंट के अलोंग कर्ल हुआ राइट हैंड और थंब इनवर्ड्स, इसका मतलब इनकी वजह से फील्ड इनवर्ड्स आएगा, क्रॉस फील्ड। तो इस आइडिया को अगर हम लेते हुए चले तो मुझे एक एडवांटेज मिला कि चारों की वजह से डायरेक्शन इनवर्ड्स है, तो मुझे सिंपल स्केलर एडिशन से भी काम चल जाएगा। अब अगर मैं एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इस केस में हो जाएगा a बाई 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर a बाई 2। और अपर लोअर एंड एंगल 45 डिग्री स्क्वायर है ना, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, जाहिर सी बात है हर एक हिस्से का बराबर कंट्रीब्यूशन आएगा, तो जब चारों को सम अप करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, बी की डायरेक्शन इनवर्ड्स आ जाएगी। ओके, मैं फिर डायरेक्शन के बारे में फिर से बता दूं आपको। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डीएल क्रॉस आर वाला लॉजिक तो है ही, क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक आइडिया से तो हमेशा डायरेक्शन निकाल सकते हैं बायट-सैवर्ट लॉ और क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक डायरेक्शन के आइडिया से, परंतु आसान ज्यादा यही पड़ता है कि मैं राइट हैंड कर्ल से चीजों को अरेंज करूं। भाई दो चीजें हैं आपके पास, एक है करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका करंट कॉइल के फॉर्म में है, मतलब करंट का सर्कुलेशन हो रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर्स करंट के अलोंग कर्ल हो जाएंगे। अगर फिंगर्स करंट के अलोंग कर्ल हो पा रहे हैं तो थंब की डायरेक्शन बी देगी। इसके बनस्पत दूसरा केस देखते हैं, अगर वायर में करंट स्ट्रेट लाइन में है तो थंब के अलोंग करंट आ पाएगा, तो अगर करंट ऐसे आया तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों सर्कुलेशन में आ जाएगी। इन शॉर्ट आई और बी का रिलेशन इससे और इससे डिपेंडिंग, अगर एक करंट है तो दूसरा भी, अगर ये करंट है तो ये भी, इस तरह से हम लोग आई और बी के डायरेक्शन में कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक लॉन्ग शीट है, उसकी कुछ चौड़ाई विड्थ है बी और करंट उसकी लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है, और मैंने करंट पर यूनिट विड्थ की वैल्यू कैपिटल के दे दी। क्वेश्चन मैं रीड आउट कर दूं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी at a distance a from a long sheet of width b carrying uniform current per unit width k along its length as shown। मतलब ये एक लॉन्ग शीट है जिसमें करंट पर यूनिट विड्थ k फ्लो कर रही है इसके लेंथ के अलॉन्ग। ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिखने से मतलब ऐसे ऊपर नीचे ये इंफिनिटी तक है, मतलब, और इससे a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इसी प्लेन में है। ये क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है, मैंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भले में लिखा हो पर डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि पॉइंट P इसी प्लेन में ही a डिस्टेंस पर आगे है और विड्थ इसकी है b, और ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ करंट जा रहा है। इस शीट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ऐसे केसेस में इंटीग्रेशन बड़ा यूजफुल रोल प्ले करता है। मैं इस शीट सोल्यूशन के लिए बता रहा हूं आपको। इस शीट को मैं ऐसा मान सकता हूं कि कई सारी लॉन्ग वायर्स को बगल बगल में खड़ा कर दिया गया हो चिपका के, तो ये शीट तैयार हुई हो, मतलब सब में डी आई ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएं, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक इन सारी लॉन्ग वायर्स
को हम चिपका के खड़ा कर दें तो ऐसा शीट जैसा अपीयरेंस आएगा। इसी से इंस्पायर होकर हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस कुछ यूं कर लेंगे। शीट के एक एज से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हम लोग, तो इस dx एलिमेंट की वजह से अगर मैं, या इस dx एलिमेंट का जो लॉन्ग करंट वायर बना, अगर उसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकाल लूं और ऐसे सारे एलिमेंट्स का निकालकर ऐड कर दूं तो मेरे को नेट फील्ड आ जानी चाहिए। इसमें दिशा की बात कर लें, वही राइट हैंड थंब रूल, ये करंट गया ऊपर की तरफ, इसकी वजह से सर्कुलेशन देखे तो इनवर्ड्स ऐसे, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, ये इसको सर्कुलेशन जब करेंगे तो क्रॉस फील्ड, और इसी की नहीं सारे वायर्स की वजह से इनवर्ड्स ही आएगा। एंड देयरफॉर मैं सिंपल स्केलर एडिशन कर सकता हूं, डायरेक्शन को मैंने क्रॉस में ही कैरी कर लिया। डीबी की वैल्यू फॉर्मूला था लॉन्ग वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर बीइंग डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग वायर। उस आधार पर डीबी म्यू नॉट डी आई इसलिए लिया मैंने क्योंकि केवल इस पतले टुकड़े में कितना करंट जा रहा है वो लेना है। इस डी आई की वैल्यू हो जाएगी के डी एक्स। के क्या है? करंट पर यूनिट विड्थ, जब उसको विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट आ जाएगा। तो बेसिकली म्यू नॉट आई ही है, डी आई लिखा है मैंने उसे, म्यू नॉट डी आई, जिसको के डी एक्स लिख लेंगे अपॉन 2 पाई आर। आर की वैल्यू यहां से दूरी a प्लस एक्स। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन के लॉजिक्स लगाए मैंने, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाले, इंटीग्रेट किया, ये फाइनल आंसर आ गया म्यू नॉट के बाई 2 पाई ln a प्लस बी अपॉन a, और डायरेक्शन तो क्रॉस हो गई। ओके, अब एक आसान सा सवाल लेते हैं, वो सर्कुलर आर्क की, जो सर्कुलर आर्क के लिए हमने बी का एक्सप्रेशन पढ़ा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा बाई 2 पाई, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए। तो एक आसान सा मैंने एक लूप लिया और मैंने सवाल ये दिया है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, द आर्क्स आर सर्कुलर। मैंने ये दो सर्कुलर आर्क वाले पोर्शन है, ये दो स्ट्रेट पोर्शंस हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट सी पर, मैंने पी मेंशन कर दिया, नेवर माइंड, इस पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको। ओके, ये रहा वो पॉइंट सी, इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट सी पर। अब सॉल्यूशन पर चलें तो 4 कंट्रीब्यूटर्स हैं सी पर फील्ड देने वाले, 2 तो ये स्ट्रेट वाले पोर्शंस हैं। तो एक पॉइंट मैंने लिखाया था आपको कि कभी अगर किसी वायर के अलोंग ही कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उस वायर का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का 0 आता है। उस आधार पर इन 4 में से इस वायर के, इस वायर का, ये जो 2 वायर्स मैंने दिखाए, इन ये चूंकि सी उसी लाइन पर लाई कर रहा है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन तो हो गया 0। मैंने इस सॉल्यूशन में उसको 0 करके दिखाया भी है। और ये जो सर्कुलर आर्क्स हैं इनके लिए फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा बाई 2 पाई, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियंस। तो वही मैंने यहां पर लिख दिया। इस पोर्शन ऑफ करंट के कारण देखिए, करंट के अलोंग राइट हैंड को कर्ल किया, थंब इनवर्ड्स आया, इसकी वजह से यहां पर क्रॉस फील्ड आया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर थीटा बाई 2 पाई क्रॉस फील्ड, इसकी वजह से 0। फिर ये वाला कर्ल करते राइट हैंड कर्ल करने पर थंब अब की बार बाहर आया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, परंतु आर ध्यान रखिए इस बार मैंने आर बाई 2 लिया, रेडियस लेना था ना, इस आर का रेडियस आर बाई 2 है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर बाई 2, फिर वही थीटा बाई 2 पाई, और चौथा कंट्रीब्यूटर फिर से 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस है और ये डॉट है, कुछ वैसा ही समझ लीजिए जैसे हम लोग प्लस आई कैप माइनस आई कैप ले लेते थे, या अगर एक दिशा को पॉजिटिव कह दूं तो एक दिशा को नेगेटिव। मुझे इसमें दिखा कि डॉट वाला डोमिनेंट है तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। यदि ये पॉजिटिव है तो इस क्रॉस को हटाकर हम यहां डॉट लगाकर यहां माइनस भी लगा सकते थे, या यूं कहें एक डॉट एक क्रॉस, तो एक्चुअली जो एडिशन दिख रहा है मैग्नीट्यूड वाइज वो सब्सट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, ये डोमिनेंट है तो फाइनल फील्ड इसी के आधार पर आया। तो ये छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर एक डॉट एक क्रॉस है तो किसी भी एक दिशा का नाम पॉजिटिव रख लो। मैंने फॉर इंस्टेंस डॉट को पॉजिटिव रखा, तो इस क्रॉस को हटाकर मैं यहां पर एक डॉट प्लेस कर सकता हूं और यहां पर एक माइनस लगा सकता हूं। इसको यूं समझ लो कि इसको मैं अगर यहां से ऐसे रिप्लेस करके एक डॉट लगाऊं तो मुझे इसके आगे एक माइनस भी जोड़ देना चाहिए। इससे क्या है कि पूरा पूरा डॉट फील्ड ही हो जाएगा। और अब इनको अगर मैं ऐड करता हूं, इन अदर वर्ड्स एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, तो सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आया था म्यू नॉट आई बाय 12 आर डॉट। चलिए अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन लेते हैं। यहां मैंने एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाया है। स्पाइरल स्ट्रक्चर ऐसा लिया कि उसका इनर रेडियस a और आउटर रेडियस b है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन यूं समझ लें, कंसिडर अ स्पाइरल पोर्शन ऑफ अ करंट कैरिंग सर्किट। कोई बड़ा सर्किट रहा होगा, उसका एक पोर्शन ये है, बाकी भी इसमें वायर्स रहे होंगे, मुझे उनसे मतलब नहीं है।
उस बड़े सर्किट में से मैंने सिर्फ इतना पोर्शन टेक आउट कर लिया और केवल इसके कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड निकलवाना चाहता हूं। मैंने अगर कोई देखकर बोले कि सर इसमें अचानक करंट कहां से आ गया, तो वो चिंता तुम नहीं करो, जिसने क्वेश्चन बनाया ही हैज समथिंग इन हिज माइंड, यानी ये किसी सर्किट का हिस्सा रहा होगा, कहीं से करंट इसमें आ रहा होगा, कहीं से करंट एग्जिट भी हो रहा होगा, वो रेस्ट ऑफ द पोर्शन पर ध्यान नहीं दो। क्वेश्चन ने जब क्लियरली बोला है कंसिडर अ स्पाइरल पोर्शन ऑफ अ करंट कैरिंग सर्किट, उस जिस भी सर्किट का ये हिस्सा है उस सर्किट के केवल इतने पोर्शन का एनालिसिस करना है, और इसकी वजह से इस स्पाइरल पोर्शन ऑफ करंट कैरिंग सर्किट की वजह से दो चीजें बोली गई। फाइंड dn बाई dr, यहां पर मैंने बता दिया है कि इनर रेडियस a था, इसका आउटर b है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट i है, एंड इट्स अ टाइटली बाउंड स्पाइरल। स्पेसिंग जो है एक वायर और अगली वायर के बीच में स्पेसिंग काफी कम है। तो एक तो dn बाई dr निकालने को कहा गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियल डिस्टेंस, और दूसरा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इस स्पाइरल स्ट्रक्चर के कारण। ओके, पहला पार्ट तो यूनिटरी मेथड, dn बाई dr, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है जो कि a से b रेडियल डिस्टेंस में फैले हुए हैं, तो dn बाई dr मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस a से b यानी b माइनस a, तो dn बाई dr तो डायरेक्ट ही आ गया एज आई सेड यूनिटरी मेथड से n अपॉन b माइनस a। परंतु जब मुझे b निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी सेंटर पर, तो मैंने क्या करना है, सेंटर से r डिस्टेंस पर जाकर एक dr थिकनेस के रिंग नुमा स्ट्रक्चर ले लूं, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ले लूं, r डिस्टेंस पर जाकर dr थिकनेस का। अब उस dr थिकनेस में ऐसा मान लेता हूं, इस dr थिकनेस में dn टर्न्स हैं, माने n टर्न्स तो a से b के बीच में है, जो dr थिकनेस मैंने लिया उस dr थिकनेस में अज्यूम कर लेता हूं कि dn नंबर ऑफ टर्न्स है। उस आधार पर केवल इस रिंग के कारण जो मैं फील्ड लिखता वो लिखता म्यू नॉट आई अपॉन 2r, परंतु चूंकि वहां n नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी बताया था मैंने आपको कि अगर किसी रिंग नुमा स्ट्रक्चर की वजह से फील्ड निकालना और n टर्न्स हो तो n से गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही समझ लीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो एक रिंग के कारण, और उसको जब dn उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो b का db का एक्सप्रेशन देखिए, उस इतने पोर्शन के कारण dn इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है क्योंकि एक वेरिएबल n है, dn है, और एक इधर r है, तो कोई नहीं, dn को फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, dn को सब्स्टिट्यूट किया n अपॉन b माइनस a इंटू dr। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया। एक प्लस पॉइंट ये है मेरे को कि जो डायरेक्शन है हर एक सर्कुलर पोर्शन का वो डॉट आ रहा है, देखिए सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं ना, राइट हैंड को कर्ल किया, करंट की डायरेक्शन b की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ आ गई b की डायरेक्शन, सबों का डॉट फील्ड आएगा, तो सिंपल इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा। मेरे को इंटीग्रेट किया, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। चलिए एक इलस्ट्रेशन ऐसा लेते हैं कि मेरे को वायर का, एक करंट कैरिंग वायर का एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें वायर XZ प्लेन में भी है और XY प्लेन में भी, एक से ज्यादा प्लेन्स में करंट कैरिंग वायर के पोर्शंस हैं, और ओरिजिन पर फील्ड निकालने को कहा गया है। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन में तो बनाकर दे दिया, पर सोल्यूशन के लिए मेरा सजेशन है जब भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स दिए हो तो आप उसका 2 डायमेंशनल व्यू बनाने की कोशिश करिए। फॉर इंस्टेंस इसमें जो क्वेश्चन में दिखाया गया है कि -z की तरफ से करंट लॉन्ग करंट आया, फिर एक सेमी सर्कुलर पोर्शन में करंट टर्न हुआ, फिर स्ट्रेट पोर्शन में गया, फिर वापस y एक्सिस के पैरेलल एग्जिट कर गया, ऐसा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। ओरिजिन पर फील्ड निकालना है तो इसके 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में दिखाने का एक तरीका है इसका फ्रंट व्यू प्लॉट कर लिया जाए, यानी अगर मैं इसको सामने से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता। यही सोल्यूशन स्टार्ट करने का गेम। ये जो वायर लॉन्ग वायर ऐसे दिखाया, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर नहीं है, सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर इस एक्सिस पर वापस सेमी सर्कल में टर्न कर गया, उधर तक जाता पीछे तक तो इन्फिनिटली लॉन्ग होता। तो ये जो सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है इसको मैंने क्रॉस वायर से दिखा दिया, यानी यूं समझ लीजिए अगर मैंने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया तो बोर्ड के बाहर ये z एक्सिस हुआ, तो ये पैरेलल वायर यूं आई, तो मैंने इस तरह ना ड्रॉ करके क्रॉस से दिखा दिया ये पर्टिकुलर वायर। फिर सेमी सर्कल तो वैसे दिखेगा, ये पोर्शन भी वैसे दिखेगा, जो इस प्लेन में थे वो तो वैसे दिखेंगे, जो बाहर से वायर ऐसे मैंने तिरछा करके 3D की फील देने के लिए बनाया था उसको यूं बना दिया। अब मेरे को डायरेक्शंस वगैरह लेने में रिलेटिवली ईज पड़ेगी, एंड विल सी हाउ। इवेंचुअली मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन के लिए आई बी यही सबसे बढ़िया रूल है। अगर ये करंट तो ये बी, और ये करंट तो ये बी,
की डायरेक्शन, ये ध्यान में रखिएगा, और जो फॉर्मूले हैं वो तो चाहिए ही होंगे। यहां मुझे ओरिजिन पर 4 कंट्रीब्यूटर्स हैं फील्ड के, सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, सेमी सर्कल, स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ वायर, अनदर सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ये जो सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। रही बात दिशा की, अगर यहां पर देखूं तो ये बाहर ना आकर करंट अंदर जा रहा, तो ये इस तरह अगर मैं अंदर की तरफ करंट करूं तो सर्कुलेशन यूं आएगी ऐसे, तो उस तरफ रहते तो नीचे, और जब सर्कुलेशन यूं घूम कर आएगी वापस इस पॉइंट पर। पहले मैंने नोट करके आपको जब डायरेक्शंस के बारे में बताया था तो डॉट क्रॉस वायर्स के लिए डायरेक्शन के लिए बताया था कि उसके चारों तरफ सर्कुलेशन के थ्रू हम लोग एक आर ड्रॉ करके उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। पीछे के क्लास नोट्स रेफर करेंगे तो आपको दिखेगा। उस आधार पर इस क्रॉस की वजह से अगर मैं फील्ड दिखाऊं आपको, इस क्रॉस सेमी इन्फिनिटली वायर की वजह से, तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह घूमती हुई सी बनती। तो जब ये घूमकर इस पोजीशन पर आएगी तो यहां पर फील्ड ऊपर की तरफ आएगा ऐसे 90 डिग्री पर ये, और डायरेक्शन हुई जे कैप। वैल्यू तो बहुत बड़ा गेम था ही नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सेमी इन्फिनिट का वैल्यू होता ही यही है, और डायरेक्शन आ गई प्लस जे कैप। सेमी सर्कुलर पोर्शन की बात करूं तो इसमें मेरा राइट हैंड का कर्ल ऐसे आ रहा है, ये अगर आई का कर्ल है तो ये बी, आई बी, और अगर ये आई तो ये बी, तो इस बारी आई ऐसे है तो ये बी बाहर की तरफ, यानी के कैप डायरेक्शन में। सेमी सर्कल है इसलिए म्यू नॉट आई बाय 4 आर, पूरे सर्कल का म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता था। ये तीसरा पोर्शन, इसको जब प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ओरिजिन से पास हो रहा है। फिर हमने एक पॉइंट लिखा था कि अगर वायर वाली लाइन पर ही कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है, ये 0 वो दिखाने के लिए। चौथा, फिर एक सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग पोर्शन, करंट की दिशा में गए ऐसे, तो इसका चारों तरफ सर्कुलेशन बी का यूं बनेगा, इसके चारों तरफ ऐसे गोल घूमता हुआ, तो इस पोजीशन पर जाऊंगा तो ऐसे इनवर्ड्स, तो यहां पर क्रॉस ये अंदर की तरफ फील्ड देगा, अंदर की तरफ फील्ड मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये 2r डिस्टेंस ऑब्वियसली मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये पूरी दूरी जो है ये 2r हो जाएगी। फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर बीइंग दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 4 पाई 2r माइनस के कैप। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू गेट योर आंसर। अब ये बेहद आसान सवाल है, मगर इसमें खास बात सिखाने के लिए इस सवाल को लिया मैंने, डायरेक्शन को और यूनिट वेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए, और एज आई सेड एक खास प्रॉपर्टी, एक खास बात बताने को। तो क्वेश्चन से पहले मैं वो बात डिस्कस कर लूं आपसे। मान लीजिए एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसके इर्द गिर्द फील्ड लाइन जैसे सर्कुलर क्लोज लूप बनती है। अगर इस लॉन्ग वायर से r डिस्टेंस पर जाऊं, यहां के कहीं भी r डिस्टेंस पर, तो मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहेगा। फॉर्मूला लॉन्ग वायर का हमने पढ़ा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसी को मैं थोड़ा बदल के बोलता हूं, ये लॉन्ग वायर, अगर इस लॉन्ग वायर से इस किसी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर मैं फील्ड पूछूं तो आप बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, r डिस्टेंस मैंने इसको बोला है, और डायरेक्शन तो आपको सर ऐसे करंट लिया सर्कुलेशन, तो इस पॉइंट से इधर की तरफ। ये लॉन्ग वायर, फील्ड लाइंस चारों तरफ ऐसे बनेंगी इस पॉइंट पर, तो फील्ड के टेंजेंट इधर, तो लॉन्ग वायर r डिस्टेंस, फील्ड इधर आया। अब मैं चाहता हूं कि इसी पॉइंट को पकड़कर वायर के पैरेलल अब एक दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, किसी इस पॉइंट पर। अब यहां पर अगर मैं b की बात करूं तो क्या कहोगे तुमको? सर दूरी तो आ रही रही, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और फील्ड की सर्कुलेशन भी वही रही, यानी दिशा भी वही रही। खास बात, p और q दोनों जगह b वेक्टर सेम है वैल्यू वाइज, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो इसी से एक प्रॉपर्टी निकल कर आती है, वो मैं क्वेश्चन में लिखवा भी दूंगा, मैं कोट कर देता हूं। इफ वी मूव पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ b रिमेन्स सेम, यानी अगर मैं लॉन्ग वायर के पैरेलल में चलूं तो b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अनचेंज्ड रहता है। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, सिर्फ इस छोटी सी प्रॉपर्टी को बताने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन ये है, कंसीडर अ लॉन्ग वायर एट ओरिजिन कैरिंग करंट I along पॉजिटिव z एक्सिस, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P x, y, z। मतलब एक z एक्सिस के अलॉन्ग एक लॉन्ग वायर है और कोई पॉइंट है x, y, z, वहां पर फील्ड निकालना है। अब फिर वो 3D का चक्कर पड़ा ना, तो 2D व्यू बना लो, एक्स वाई एक्सिस ऐसे दिखा दो, और करंट z एक्सिस के अलॉन्ग था तो करंट कैरिंग वायर को डॉट से दिखा दो, ये ऐसे बाहर की तरफ एक्स वाई। तुम्हारे डायग्राम में, 2 डायमेंशनल डायग्राम में ही वो 3D का फील आ जाएगा, एक्सप्रेशन शो हो जाएगा। तो ये करंट बाहर की तरफ। अब ये क्या किया मैंने, x, y, 0, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इफ वी मूव पैरेलल टू, देखो मान लो ये वायर
और ये z एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर एक पॉइंट होता x, y, z, अगर मैं z एक्सिस के पैरेलल चलूं यानी z कोऑर्डिनेट को मैनिपुलेट करूं तो भी हर बार b की वैल्यू सेम रहेगी। तो एक्स वाई जेड पर जो फील्ड होगी वही फील्ड थोड़ा मैं नीचे उतर जाऊं तो एक्स वाई जीरो पर भी होगी, क्योंकि z के इंडिपेंडेंट आंसर है। z मतलब z एक्सिस के पैरेलल वाले डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, जो मुझसे तो पूछा गया था x, y, z पर, परंतु मैंने क्या लिखा, x, y, z पर वही फील्ड होगा जो x, y, 0 पर होगा, क्योंकि अगर मैं z एक्सिस के पैरेलल चलूं और अपना z कोऑर्डिनेट बदलता भी चलूं तो भी फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मुझे फायदा क्या होगा, 3D का 2D व्यू। अब x, y, 0 पर तो मैं निकाल ही ले जाऊंगा, क्योंकि इस लॉन्ग वायर की वजह से यहां पर निकालना मतलब यूं सर्कुलेशन होगी फील्ड लाइंस की, और इसके इर्द गिर्द ऐसे, और इस पॉइंट पर फिर उसी तरह से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इधर की तरफ कहीं भी आ जाएगा, तो x, y, 0। अब अगर मैं b की मैग्नीट्यूड की बात, हर वेक्टर क्वांटिटी के दो हिस्से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, ये दूरी r हो जाएगी। अगर मैंने x, y, 0 लिया तो ये डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरे r का काम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। उसके बाद चाहिए यूनिट वेक्टर। इस b के अगर मैं दो कंपोनेंट्स लूं तो cos थीटा j कैप में चला जाएगा और sin थीटा वाला माइनस आई कैप में, वही मैंने डायरेक्शन के लिए लिख दिया, माइनस sin थीटा आई कैप cos थीटा j कैप, ये बन गया पूरा b वेक्टर। इसके बाद मैंने sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। sin थीटा की वैल्यू देखो, अगर ये मैं ट्राइंगल लेता हूं इधर, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये डिस्टेंस है मेरी x, ये y, तो मेरा sin थीटा cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। मेरा sin थीटा आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरा cos थीटा आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड सो यू हैव योर आंसर। चलिए मान लेते हैं कि दो लॉन्ग वायर्स, दोनों में करंट आई और ये एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं, जैसा कि सवाल में दिखाया है। ए और ए डिस्टेंस इधर उधर मैंने सेंट्रल पॉइंट से ले लिया, और एक कोई पॉइंट है P जो कि y डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ यूं होगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू लॉन्ग वायर्स, ये दोनों लॉन्ग वायर्स, ईच कैरिंग करंट I एंड प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट पॉइंट P शोन। मतलब इन दोनों वायर्स की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दो कंट्रीब्यूटर्स हैं, एक डॉट कंट्रीब्यूटर डॉट करंट के कारण और एक क्रॉस कंट्रीब्यूटर क्रॉस करंट के कारण पॉइंट P पर फील्ड निकालनी है। ओके, सॉल्यूशन का डायग्राम देखें तो ये जो डॉट वाला वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, B की वैल्यू तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r, r बीइंग दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, क्लास नोट्स रेफर करते रहा करिए। मैंने आपको डॉट क्रॉस के लिए एक बढ़िया ट्रिक बताई थी, कैसे उसे ज्वाइन करें, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलेशन का ध्यान रखते हुए B की दिशा लिख लिया करें। वही चीज है बस, ये डॉट ये करंट यूं ज्वाइन किए, इसके परपेंडिकुलर B, सर्कुलेशन ऐसा होगा ना, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर B आ गया। ठीक उसी तरह जो क्रॉस वाला पार्ट है, इसकी वजह से अंदर की तरफ करंट, ये सर्कुलेशन, तो यहां ज्वाइन किया तो इस तरफ परपेंडिकुलर, ये सर्कुलेशन तो ये वाला परपेंडिकुलर B। ये दोनों B का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि दूरियां बराबर हैं वायर से उस पॉइंट की, तो ये भी B और ये भी B। मैंने इन एंगल्स को थीटा मान लिया फॉर नाउ सॉल्व करने के लिए। ये 90-90, तो ये बचा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इनके x वाले कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल j वाले कॉम्पोनेंट्स बचेंगे, y वाले कॉम्पोनेंट्स। तो इसका b cos 90 माइनस थीटा, b cos 90 माइनस थीटा, तो नेट वैल्यू हो जाएगी 2b cos 90 माइनस थीटा विच विल बी sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा को मैंने sin थीटा लिख दिया डायरेक्टली यहां पर। सोल्यूशन में भी वही लिखा है, b नेट इज 2b cos 90 माइनस थीटा या 2b sin थीटा। व्हाट इज b? एक वायर के कारण कंट्रीब्यूशन, एक वायर के कारण कंट्रीब्यूशन का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, r वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और sin थीटा की वैल्यू ये रहा ट्राइंगल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू फीड कर दीजिए, म्यू नॉट आई ए पाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन इस केस में अपवर्ड्स आ जाएगा। चलिए मान लीजिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बना कर दिया मैंने, स्क्वायर लूप, जिसकी ईच साइड ए है और इसमें करंट एंटर करके एग्जिट कर रहा है। ये लाइन प्रोड्यूस करके डायगोनल के अलोंग है, तो करंट एंटर करके लीव कर रहा है,
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी, अज्यूम द वायर यूज्ड इन द सर्किट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल एंड हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये जो वायर मैंने इस्तेमाल करी है, एक तो हर जगह इसका क्रॉस सेक्शन सेम है और सिंगल मटेरियल का बना है, का मतलब यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी होगी या यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा हर जगह, ऐसा इस वजह से किया मैंने। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से सी पर फील्ड निकालना है। तो ये दोनों को डायगोनल पे बनाने का एक तो मेरे को एडवांटेज ये था कि इसका और इसका कंट्रीब्यूशन सेंटर पर जीरो हो गया, यानी जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का 1 2 3 4 वायर्स का आएगा। अब आपको कहे सर स्क्वायर का तो हमने पहले भी इलस्ट्रेशन किया था, उसमें इसमें एक बड़ा अंतर है। उसमें करंट उस लूप में ही घूम रहा था, ना तो बाहर से आ रहा था ना तो बाहर, मतलब ना कहीं से आया ना कहीं गया। यहां पर बाहर से करंट आया, डिवाइड होगा करंट, ऐसा जैसा कुछ मैंने डिवाइड किया उस पर चर्चा करेंगे। करंट आएगा, डिवाइड होगा इसमें और इधर से बाहर निकल आएगा। तो जो स्क्वायर का हमने पहला इलस्ट्रेशन करा था और अब जब ये इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इसमें करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर है, ये ध्यान रखेंगे तभी सवाल सही होगा। उस सवाल में पूरे लूप में करंट एक ही सर्कुलेशन में घुमा था, यहां कुछ इस तरह का होगा। यूं समझ लीजिए, यहां से करंट निकला, यहां से एग्जिट किया, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये 3 वायर्स का अगर मैं रो एल बाई ए रेजिस्टेंस निकालूं और इसका अलग से रो एल बाई ए निकालूं, तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर मान लूं तो ये आर आर आर, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, आर आर आर। इक्विवेलेंटली इस पोर्शन को मैं बोल सकता हूं इसका रेजिस्टेंस 3R और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस R। अब जो करंट आया होगा, मैं इसी ढांचे का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम समझा रहा हूं आपको, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड से पिछली बात पर, सर्किट एनालिसिस की बात। तो करंट आया 3R और R, और अब आपको पता है पैरेलल में करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहां से जो करंट आएगा 3:1 रेजिस्टेंस है, तो 1:3 के रेशियो में करंट डिवाइड होगा, 1/4 3/4 इस तरह करके। तो अब वापस इस डायग्राम पे आया मैंने, आई करंट को I/4 ऊपर I/4 चला गया, नीचे 3I/4, वही पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब भी निकालते हैं, यहां पर 4 कंट्रीब्यूटर्स थे। अब इसमें एक बड़ी खास बात, जो ये वाला 3I/4 है, इसकी वजह से अगर करंट के अलॉन्ग मैं थंब करूं तो इसका फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स, इस प्लेन के बाहर, इस 3I/4 का कंट्रीब्यूशन बाहर, मगर ये जो I/4 के 3 टुकड़े हैं, इन तीनों का, इसकी वजह से देखो करंट ऐसे किया बी अंदर की तरफ, करंट ऐसे किया बी अंदर की तरफ। यहां पर भी अगर मैं चलूं तो करंट नीचे की तरफ, बी अंदर की तरफ। इन तीनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, इस अकेले 3I/4 की बाहर की तरफ आएगी। ये मैं डायरेक्शन में ध्यान रखूंगा। 4 कंट्रीब्यूटर्स, इन 2 कंट्रीब्यूटर्स का 0 क्योंकि प्रोड्यूस करके वहीं से पास हो गए थे। इस कंट्रीब्यूटर की बात करूं, फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 θ2 वही 45 डिग्रीज, वो जो हमने पहले इलस्ट्रेशन में लिया था। तो ये बना μ0I मतलब 3I/4/4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, और यूं ज्वाइन करके एंगल्स लेते तो sin θ1 प्लस sin θ2। ये अकेला डॉट, मगर ये 3 कंट्रीब्यूटर्स क्रॉस वाले, फिर किसी एक का देखूं अगर कंट्रीब्यूशन μ0I/4 4πr r a/2 है, sin 45 प्लस sin 45, और ये 2 कंट्रीब्यूशन 0 मैंने बता ही दिया कौन से वाले थे। इसको सम अप करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। अब ये उस सेंस में एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। ये मैंने आपको स्क्वायर के लिए करके दिखाया, यही अगर आप एक रेगुलर पेंटागन के लिए, रेगुलर हेक्सागन के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए कभी भी इस तरह का गेम हो कि करंट एंटर करके एग्जिट हो जाए और वो एंट्री एग्जिट वाली करंट उस सेंटर पॉइंट से पास हो जाए, तो हमेशा बी नेट 0 ही आता है। इसलिए मैंने नोट करने के लिए पॉइंट रख दिया आपके लिए, बी नेट इज 0 एट सेंटर फॉर ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑल्सो सर्कल। मैं पर्सनली सर्कल को भी रेगुलर पॉलीगॉन ही मानता हूं जिसके साइड्स इनफाइनाइट साइड्स हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन ले लो, उसके एन लिमिट इंफिनिटी डाल दूं तो वो सर्कल बन जाएगा। सो आई से बी नेट इज 0 एट सेंटर फॉर ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स ऑल्सो सर्कल, प्रोवाइडेड करंट एंटर्स एंड लीव्स एज शोन। मतलब यूं एंटर करके ऐसे निकलना चाहिए। हो सकता है कि मैं ड्रॉ करके शो करूं कि ऐसा एक ट्राइंगल होता, तो यूं करंट एंटर करे, यूं निकल जाए, चलेगा। कैसे भी एंटर करके निकल जाए, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन 0 अगर तुमने दिखा दी तो काम बन जाएगा। अब फिर वही बात होगी, करंट हमेशा इस खास तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमेशा चेक कर सकते हो कि सेंटर पर भी 0 आए। हाँ, एक और शर्त है, ऑल्सो द वायर नीड्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक ही मटेरियल का वायर बना होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए थ्रू आउट। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा काम का पॉइंट है। मैं नोट 1 करके इसलिए कर रहा हूं, एक नोट करके एड ऑन पॉइंट 2 भी लिखवाता हूं।
देखो पॉइंट 2 भी ऑब्जेक्टिव में बड़ा हेल्प कर सकता है। यदि यही सिनेरियो मैं थोड़ा नॉन यूनिफॉर्मिटी की तरफ ले जाता, मतलब अभी तो मैंने यूनिफॉर्म वायर से बनाया था पूरा पूरा ढांचा, मान लो मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के दे देता, यहां पर रेजिस्टेंसेस लगा देता 3 ओम 6 ओम 3 ओम, यहां पर मैंने लेट्स से लगा दिया कुछ 6 ओम्स। और अब अगर ये सवाल दिया होता, ऐसा मैं सर्कल में पेंटागन में हेक्सागन कैसे भी शेप के ले दूं, मेथड सबका सेम होगा, ज्योमेट्री बदलेगी बस। यहां पर भी अगर मैंने करंट आई दिया, अब की बार ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है किस बात से पता चलता है, ये जो 3 टुकड़े थे ये, अब देखो अगर इसका 3 ओम है, इसका 6 ओम है, तो मैंने तो यहीं पर यूनिफॉर्मिटी ब्रेक कर दी। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो अगर इसका 6 ओम होता तो ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, सब 6 ओम होने चाहिए। यानी मेरी ये वाली कंडीशन काइंड ऑफ फेल सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वायर नीड्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मटीरियल वाइज एज वेल एज क्रॉस सेक्शन वाइज। उस आधार पर यहां अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसमें बी सेंटर पर नॉन जीरो आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो, ये जो भी करंट आया इस करंट को डिवाइड कर लो सीरीज पैरेलल के आइडिया से। सिंपल, ये 6 ये 12, तो इधर और इधर पैरेलल में जिस भी हिसाब से करंट डिवाइड होना चाहिए करंट डिवाइड कर लो, और जो पिछले क्वेश्चन का मेथड बताया था उससे सॉल्व करके देख लो। यू वुड फाइंड कि बी नेट सेंटर पर जीरो नहीं आ रहा है। बाकी हर स्थिति में इसलिए जीरो आ जाता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा खास हो जाता है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होता है कि समेशन करने पर जीरो आ जाता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी में ऐसा नहीं हो पाता। प्लीज चेक दिस। ये आपका, इसे आप सो कॉल्ड पॉइंट नंबर 2 मान सकते हैं कि बी नॉन जीरो हो जाता है प्रोवाइडेड नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वायर्स रेजिस्टेंस। मैं दोबारा समझा दूं नॉन यूनिफॉर्मिटी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर ये 6 ओम था तो ये भी और ये भी और ये भी 6 ओम के होते तो यूनिफॉर्म वायर होता, परंतु 3 ओम होने का मतलब यूनिफॉर्मिटी तो नहीं रही, और यूनिफॉर्मिटी नहीं रही तो ये जो ट्रिक मैंने बताई, जो नोट करके पॉइंट 1 बताया, डज नॉट होल्ड गुड। अच्छा, मान लो कई बार ऐसा हो भी जाता है कि डेटा मैनिपुलेट करके एडजस्ट हो जाए, तो ये मैंने जब बोला बीसी नॉन जीरो, इट मे टर्न आउट टू बी जीरो प्रोवाइडेड डेटा मैनिपुलेट होकर वैसा सेट हो जाए, बट देन वो मस्ट वाली कंडीशन नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्मिटी में मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो, और इस केस में तो मस्ट बी जीरो ही होगा। इसमें मेरा सजेशन हमेशा यही है, नॉन यूनिफॉर्मिटी जब भी हो, डोंट मेक अ रूल ऑफ थंब, जस्ट सॉल्व इट एंड फाइंड आउट वेदर इट इज जीरो और नॉन जीरो। इस केस में टेक लेवरेज, सीधे सीधे जीरो लगा दो, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत खास टूल है।